So we have started positive inotropic agents. The examples were digoxin and digitoxin. ये दो आपके पास prominent examples थी, तो भाई इनको डिस्कस किया. We have studied कि जी दोनों में differences क्या हैं. Now coming towards the mode of action of the digoxin, क्योंकि digoxin we have studied ना कि ऐसी drug है that is used, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ क्या है डिस्कस कर चुके हैं. रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट्स के अंदर आपने कितनी डोज यूज़ करनी है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट. नाउ द डिस्कशन इज़ ऑन मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन. डाइजॉक्सिन ने अपना एक्शन परफॉर्म करना कैसे है. सो भाई इस सारे डिस्कशन के ऊपर जाने से पहले थोड़ी सी फिजियोलॉजी रिवाइज कर लेते हैं. फिजियोलॉजी में हम लोग एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जी डाइजॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है. सो बच्चों डाइजॉक्सिन आपके पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा. सो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो यही तो आपको रिक्वायर्ड है हार्ट फेलियर के अंदर. सो अब जी ये डाइजॉक्सिन अपना एक्शन परफॉर्म करेगी बाय 3 मैकेनिज़म्स, जिनमें से एक मैकेनिज़्म को आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मैकेनिज़्म इज़ बाय रेगुलेटिंग दी सिस्टोलिक कैल्शियम कंसनट्रेशन. सिस्टोलिक कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो उसके बढ़ने से जी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगी. ये फर्स्ट मैकेनिज़्म है जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो द सेकंड मैकेनिज़्म इज़ डाइजॉक्सिन इंक्रीजेज द वेगल एक्टिविटी. वेगल एक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थर्ड मोड ऑफ एक्शन है इट विल इनहिबिट द न्यूरो हॉर्मोन्स, या कह लो न्यूरो हॉर्मोनल इनहिबिशन. भाई ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी डाइजॉक्सिन जो कि एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है कैसे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है बाय रेगुलेटिंग दी सिस्टोलिक कैल्शियम कंसनट्रेशन. वो कैल्शियम की कंसनट्रेशन, उस कैल्शियम की अमाउंट को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके जो आपके सेल के अंदर है. सेल के अंदर कहाँ पर है, सिस्टोल में है, ठीक है. सो बच्चों इस डिस्कशन में जाने से पहले एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल को रिवाइज कर लो. यू नो एक्शन पोटेंशियल के कितने फेजेज़ हैं, देयर आर 5 फेजेज़. फेज़ 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है. 4 फेजेज़ आपके पास आ गए. फेज़ 0 जिसको आप फास्ट अप स्ट्रोक कहते हो, और इस अप स्ट्रोक में यानी कि एकदम से आपके पास इम्पल्स, आपके पास ग्राफ ऊपर जा रहा है. इसमें फेज़ 0 में क्या होगा, देयर विल बी द ओपनिंग ऑफ फास्ट चैनल्स. फास्ट चैनल्स भी कौन से फास्ट चैनल्स, सोडियम चैनल्स. इसमें आपके सोडियम चैनल्स कर जाएंगे ओपन. ओके जी, सोडियम चैनल्स ओपन कर गए तो आपका ये जो डायग्राम है स्ट्रोक है कहाँ पर गया, अपवर्ड गया. तो मैंने इस वजह से इसको कह दिया फास्ट अप स्ट्रोक, ठीक है. फेज़ 0 आ गया एक्शन पोटेंशियल में. नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी फेज़ 1 थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है. फेज़ 1 डाउनवर्ड जा रहे हैं, दैट इज़ इनिशियल फेज़ ऑफ रीपोलराइजेशन. थोड़ा मीन्स पार्शियल रीपोलराइजेशन का फेज़ है, दैट इज़ फेज़ 1. नीचे जा रहे हैं ना, एक्शन पोटेंशियल ग्राफ नीचे जा रहे हैं. नीचे जा रहे हैं तो इट मीन्स अब यहाँ पे सोडियम चैनल्स तो हो गए बंद. ओपन कौन से चैनल हो गए, पोटाशियम चैनल्स. और पोटाशियम मूव कहाँ से करता है, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टूवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है. अच्छा यहाँ पे ही कंसीडर कर लो ये आपके पास हार्ट का सेल है. सेल कोई भी हो सकता है, फर्स्ट कर लो ये हार्ट का सेल है, कार्डियक मायोसाइट है. कार्डियक मायोसाइट के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आया तो एक्शन पोटेंशियल के ये 5 फेजेस हैं, जिसमें पहला फेज़ था कि सोडियम अंदर गया, दूसरा फेज़ था सोडियम चैनल इनएक्टिव हो गया और पोटाशियम चैनल ओपन हो गया और पोटाशियम सेल के अंदर से बाहर की तरफ चला गया. सो जी चैनल्स ने क्या किया कि पोटाशियम चैनल्स ओपन हुए. ओपन कैसे हुए, देखो ये बात यहाँ पर याद रखना है. रैपिडली ओपन करेंगे और रैपिडली क्लोज़ हो जाएंगे. जल्दी से ओपन किया और क्लोज़ हो गए तो ये आपके पास एक ट्रांजिएंट फेज़ आ गया ना, थोड़े से टाइम के लिए जल्दी से गुजरने वाला फेज़ आ गया. सो दिस इज़ अ ट्रांजिएंट फेज़. और इसमें क्या होगा, देयर विल बी द ट्रांजिएंट आउटवर्ड करंट. आउटवर्ड मूव करेगा आपके पोटाशियम आइंस. तो भाई यहाँ तक हमने स्टडी कर ली. अब देखो फेज़ 2 आ गया. अब फेज़ 2 एकदम से नीचे नहीं गया, ठीक है, ग्रेजुअली नीचे की तरफ मूव कर रहा है. अब बच्चों फेज़ 2 बेसिकली आपके पास क्या है, दैट इज़ द प्लेटू फेज़, ठीक है. अब फेज़ 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बात याद रखना कि स्टिल यहाँ पर आपके पोटाशियम चैनल्स आर स्टिल ओपन. स्टिल सेल के अंदर से पोटाशियम उठ के बाहर जा रहा है.
फ्रॉम इनवर्ड दिस इज़ मूविंग आउटवर्ड, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अब हो गए हैं आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन। कैल्शियम चैनल्स, कौन से कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए? दीज आर दी वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स। तो अब जी फेज़ 3 के अंदर क्या हुआ कि सेल के अंदर जा रहा है कैल्शियम और सेल के बाहर आ रहा है आपके पास पोटाशियम आइंस। सो फेज़ 2 आ गया, कमिंग टूवर्ड्स दी फेज़ नंबर 3। स्ट्रोक ग्राफ नीचे चला गया, नीचे जा रहा है कि फिर रीपोलराइजेशन होगी। जब भी रीपोलराइजेशन हो तो स्टिल याद रखो फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में, ये देखो ये सारा ग्राफ नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ पे आपके पोटाशियम चैनल्स ओपन रहेंगे। आपके जो जनाबे वाला पोटाशियम आइंस हैं वो सेल के अंदर से होते हुए सेल के अंदर से निकलेंगे और सेल के बाहर चले जाएंगे। सो इस पूरे रीजन में पोटाशियम चैनल्स ओपन है और पोटाशियम आइंस सेल के अंदर से बाहर जा रहे हैं। यह आपके पास आ गया फेज़ 3, दैट इज़ द फेज़ ऑफ रीपोलराइजेशन। यहाँ पर एक बात याद रखना, दिस फेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आगे जाके भी फेज़ को डिस्कस करेंगे। इन इट देर इज़ नेट गेन ऑफ सोडियम, सोडियम तो अंदर नहीं आ रहा, डेफिनेट से बात है सोडियम नहीं अंदर आ रहा। इन इट देर इज़ लॉस ऑफ पोटाशियम, जी हाँ लॉस ऑफ पोटाशियम है। इस स्टेज पे सेल के अंदर से पोटाशियम बाहर जा रहा है। अगर जी यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो इस इम्बैलेंस को कंट्रोल कौन करेगा? एक आपके पास पंप है, आपके सेल्स के अंदर ऑलरेडी एक पंप मौजूद है जो इस स्टेज को रेगुलेट करेगा, इस स्टेज पे आइंस को रेगुलेट करेगा। अभी इसके ऊपर दोबारा सा डिस्कशन करेंगे पंप के ऊपर। फ़िलहाल जी नाम इसका क्या है? सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। क्लियर? अब आ जाओ फेज़ नंबर 4 पे। अब जी स्टॉक दोबारा से ग्राफ का है ऊपर जाना शुरू हो गया है। जब भी ग्राफ ऊपर को जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इस स्टेज पे जी एक फॉरवर्ड करंट है ये, और इस फॉरवर्ड करंट, इस फेज़ का नाम क्या है? फॉरवर्ड करंट। और फेज़ नंबर 4 देयर विल बी द ग्रेजुअल इंक्रीज इन सोडियम परमिएबिलिटी। ग्रेजुअली सोडियम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ग्रेजुअल के बाद देखो, उससे पहले फेज़ 0 कौन सा था? एकदम अप स्ट्रोक हो गया, एकदम क्या होगा? फास्ट चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम चला गया। लेकिन फेज़ 4 में क्या है? देयर इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन सोडियम परमिएबिलिटी। ये आपके पास है एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन, ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आएगा? डेफिनेट सी बात है, हार्ट डिस्कस करें, हार्ट के सेल्स के ऊपर आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे एक डिस्कशन याद रखना, हम डाइजॉक्सिन को डिस्कस कर रहे हैं। डाइजॉक्सिन को डिस्कस करने के लिए आप थ्रू आउट द लेक्चर आपने कुछ सारे फेजेस हो रहे हैं एक्शन पोटेंशियल में, डेफिनेट सी बात है सारे फेजेस हो रहे हैं, लेकिन 3 फेजेस हैं जिसको आपने लाजमन याद रखना है, जिसकी डिस्कशन हम करेंगे आपके डाइजॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन पे। वो है फेज़ नंबर 0, फेज़ नंबर 2 एंड फेज़ नंबर 3। देखो फेज़ 0, फेज़ 0 में क्या हो रहा था कि सोडियम सेल के अंदर आ रहा था, कार्डिक मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। ये आपका सपोज कर लो ये आपका सेल है, ये आउटर इन्वायरमेंट है, ये इनर इन्वायरमेंट है, और दरमियान में यू हैव द कार्डिक मेम्ब्रेन। तो बाहर से सोडियम अंदर आ गया जब आपके पास आई इम्पल्स, ठीक है। दिस इज़ फेज़ 0। अच्छा फेज़ 2 क्या था? फेज़ 2 ये चेक करो, प्लेटो फेज़ था। प्लेटो फेज़ में क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही थी? कॉन्ट्रैक्शन ये फेज़ क्यों करवा रहा था? क्योंकि कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए थे और कैल्शियम सेल के अंदर आ गया था, राइट। अब जी यू हैव फेज़ नंबर 3। फेज़ नंबर 3 रीपोलराइजेशन का फेज़ है। इसमें क्या हो रहा है जी? पोटाशियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो गए हैं, पोटाशियम चैनल्स आर स्टिल ओपन, और फ्रॉम द इनसाइड क्या होगा कि जी फ्रॉम द इनसाइड आपके पोटाशियम आइंस सेल के बाहर चले जाएंगे। क्लियर? अब जी मैंने ये फेजेस ही क्यों कहे याद रखना, क्योंकि डाइजॉक्सिन के एक्शन का ताल्लुक है कैल्शियम से, और ताल्लुक है सबसे स्टार्ट से शुरू करते हैं। डाइजॉक्सिन के एक्शन का ताल्लुक है कब से? जब एक्शन पोटेंशियल आएगा। एक्शन पोटेंशियल कब आएगा? जब सोडियम आएगा। डाइजॉक्सिन के एक्शन का ताल्लुक है कैल्शियम से, क्योंकि कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कैल्शियम कौन से फेज़ में आ गया? कैल्शियम फेज़ 2 में आ गया। डाइजॉक्सिन के एक्शन का ताल्लुक है पोटाशियम आइंस से, ठीक है। पोटाशियम आइंस को आपका कौन सा पंप रेगुलेट कर रहा था? सोडियम पोटाशियम ATPase, जो कि फेज़ नंबर 3 को कंट्रोल कर रहा था। तो जी फेज़ नंबर 3, दिस रीपोलराइजेशन फेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
बच्चों ये जो आपके पास हम लोगों ने डिस्कस किया कि ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल ये काम हो रहे हैं, और इसको याद कर लें क्योंकि ये सारे जो फेजेस हैं ये डाइजॉक्सिन के मैकेनिज़्म में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, अब तक का सिनेरियो क्या है? एक्शन पोटेंशियल आ गया, ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल ये सारे काम हो गए। अब एक बात याद रखना कि आयंस शुड रीस्टोर आफ्टर दिस एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के बाद आपके सारे के सारे आयंस ने करना है रीस्टोर। मैंने आपको बताया था रीस्टोर करने के लिए आपके पास कौन सा पंप था? सोडियम पोटाशियम ATPase। इसके ऊपर अभी आते हैं भाई, आयंस शुड बी रीस्टोर्ड आफ्टर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल आया, अब सोडियम पोटाशियम ATPase पंप से अपना काम करना है, आयंस को रीस्टोर करना है। अच्छा जी, और ड्यूरिंग दिस रीस्टोर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कतन चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब जी ये दोनों काम करेगा कौन? इस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा? दिस विल गेट रेगुलेटेड बाय दी सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। ये पंप है, इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप्स। सो दोनों नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। सोडियम पोटाशियम ATPase का सेकंड नेम क्या है? इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप। सो देयर आर इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप्स इन दी कार्डियक मायोसाइट्स। ठीक है जी, अब जी कंक्लूड कर लो अब तक की डिस्कशन को। एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, अब आयंस रीस्टोर होने हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे चेंज नहीं होगा भाई? सोडियम पोटाशियम ATPase इसको चेंज नहीं होने देगा। क्लियर? सो यहाँ तक हमने कर ली डिस्कशन। अब आ जाएं जी डाइजॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन के ऊपर, ठीक है। अब जी डाइजॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन की तरफ जाने से पहले याद रख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, यू हैव सोडियम पोटाशियम ATPase। अच्छा जी, पंप, ये पंप जी आपके कार्डियक मायोसाइट्स में है। आपका ये जो सोडियम पोटाशियम ATPase है दैट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद एन अदर पंप। दूसरे पंप का नाम क्या है? सोडियम कैल्शियम पंप। दोनों पंप्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? नॉर्मली सेल में क्या हो रहा था, कार्डियक मायोसाइट में क्या हो रहा था भाई? देयर वाज सोडियम पोटाशियम ATPase, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप कहते हैं। ये पंप क्या कर रहा था जनाबे वाला? ये बाहर से पोटाशियम आयंस, बाहर से फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल 2 पोटाशियम आयंस उठाता था, सेल के अंदर ले आता था, ठीक है, और सेल के अंदर 3 सोडियम के आयंस उठाता था और इन 3 को उठा के सेल के बाहर ले जाता था। इट मीन्स क्या होता था? सोडियम आएगा तो पोटाशियम आएगा तो सोडियम सेल के बाहर चला जाएगा। सोडियम सेल के बाहर चला गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे नोटिस करो, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर बढ़ गई। सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर बढ़ गई। देयर इज़ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आउटसाइड द कार्डियक सेल, ठीक है। अब जी यहाँ पर आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है। इस चैनल का क्या नाम है? सोडियम पोटाशियम ATPase। ये क्या कर रहा है? सोडियम पोटाशियम को उठा रहे, सेल के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सोडियम को उठा रहे, सेल के बाहर लेकर जा रहे हैं। इस काम के लिए इसको चाहिए एनर्जी। सो जी दिस विल यूज़ एनर्जी। तो मैंने इस पंप को क्या कह दिया? दिस इज़ एन एक्टिव पंप दैट इज़ यूटिलाइजिंग एनर्जी। सो दिस इज़ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज़ यूजिंग ATP। जिसने क्या किया? आपके क्या हुआ कि सोडियम को उठा के फेंक दिया बाहर, और जो कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सेल के अंदर आया था, और क्या कर दिया? रीस्टोर कर दिया पोटाशियम को। देखो इसमें क्या हो रहा था? पोटाशियम सेल के बाहर जा रहा था, ठीक है, सोडियम सेल के अंदर आ रहा था। इस सोडियम पोटाशियम ATPase ने क्या किया? इसने कहा नहीं जी, सोडियम को कहा वापस सेल के बाहर जाओ और मेरे पोटाशियम को वापस सेल के अंदर लेकर आओ। अब जी सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर बढ़ गई। अब जी बाहर है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, अंदर है रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे डेवलप हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब क्या होना है जनाबे वाला? सोडियम विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सोडियम की हायर कंसंट्रेशन का है सेल के बाहर,
सो हायर कंसनट्रेशन से फ्रॉम द आउटसाइड लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आ जाएगा सोडियम, जनाबे वाला सोडियम आ गया अंदर। जैसे ही सोडियम अंदर आता है, कैसे आता है सोडियम को अंदर, अब वापस कौन लेकर आ रहा है, सोडियम कैल्शियम पंप। ये कौन सा पंप है, सोडियम कैल्शियम पंप। इस पंप ने क्या किया जनाबे वाला, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन, जहाँ पे सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ से सोडियम को उठाया। सोडियम की कंसनट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा थी, सेल के बाहर। सेल के बाहर से सोडियम को उठाया और उठा के ले आया सेल के अंदर। अब जी जैसे सोडियम अंदर आया, कैल्शियम सेल से बाहर चला गया। ओहो, कैल्शियम सेल के बाहर चला गया। अगर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फिजियोलॉजी, भाई आपको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम क्यों चाहिए, ताकि आपके सेल्स, ताकि आप हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकें। अगर कैल्शियम होगा तब भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइड करेंगे और तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब तो ये कैल्शियम चला गया है सेल के बाहर। हमें एक कैल्शियम सेल के बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पेशेंट है हार्ट फेलियर का पेशेंट। इसको कैल्शियम चाहिए ताकि ये अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सके। इस स्टेज पे जनाबे वाला मैं यूज़ कर लेती हूँ एक ड्रग, दैट इज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। और उस पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट का क्या नाम है, उसका नाम है डायजॉक्सिन। अच्छा जी, अब जी डायजॉक्सिन आ गया। डायजॉक्सिन ने क्या करना है, सोडियम पोटाशियम ATPase, जिसे इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप कहते हैं, इसको कर देना है इनहिबिट। कैसे इनहिबिट करेगा जनाबे वाला, आपकी सोडियम जाकर बाइंड करेगी चैनल पे या पंप पे। पंप की कौन सी साइड पे बाइंड करेगी, उसी साइड पे जहाँ जाके पोटाशियम बाइंड करता है। ठीक है, अब जी पोटाशियम की जगह किसने ले ली, डायजॉक्सिन ने। लेकिन ये पंप तो पोटाशियम के बगैर काम कर ही नहीं सकता। इसका मकसद क्या था, पोटाशियम को अंदर लाए ताकि सोडियम बाहर जाए। अब पोटाशियम सेल के बाहर से अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि इसकी साइड को, जहाँ पे उस साइड पे जहाँ पे पोटाशियम ने बाइंड करना था, अब उस साइड पे अटैच है डायजॉक्सिन। ओके, अब जी पोटाशियम अंदर नहीं आया। ठीक है, पोटाशियम अंदर नहीं आया तो सोडियम बाहर कैसे जाएगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा। अब जी सोडियम की कंसंट्रेशन आई फॉर इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन, सोडियम की इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन बढ़ गई। साइटोसोल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अच्छा, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। पहले जो एक्शन पोटेंशियल, पहले जो आपके पास बन रहा था, ग्रेडियंट बन रहा था कि बाहर ज़्यादा सोडियम थी, अंदर कम सोडियम थी, तो बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगी बाय द हेल्प ऑफ दी सोडियम कैल्शियम पंप। अब ये सिस्टम नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो हो गया रेड्यूस्ड। अब सोडियम अंदर के अंदर ही पड़ी हुई है। ठीक है, अब जब सोडियम ऑलरेडी अंदर है तो जी आपका ये जो सोडियम कैल्शियम पंप है जी, सोडियम तो बाहर गई नहीं, बाहर तो ग्रेडियंट ही नहीं है, बाहर तो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है नहीं। बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो सोडियम कैल्शियम पंप इसको उठा के सेल के अंदर लेकर आता। अब जी ग्रेडियंट हो गया ख़त्म, ग्रेडियंट हो गया रेड्यूस। ऑलरेडी अब सोडियम आपके सेल के अंदर मौजूद है। अब जी क्या होगा, अब आपका ये सोडियम कैल्शियम चैनल काम नहीं करेगा, क्योंकि अब ग्रेडियंट ख़त्म हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, अब जी सोडियम अंदर वाला सोडियम अंदर का अंदर ही रह गया, अंदर का कैल्शियम अंदर क्या अंदर ही रह गया। ठीक है जी, जो मेरे सेल के अंदर का कैल्शियम था, जिसे मैं चाह रही थी कि सेल के बाहर ना जाए, क्योंकि मुझे आगे जाके इससे करवानी है कंट्रैक्शन, वो जी कैल्शियम आपका सेल के अंदर रह गया। अब ये जो सेल के अंदर कैल्शियम रह गया, कहाँ पे रह गया, दिस इज़ इन द साइटोसोल। तो जी क्या इट वाज करेक्ट कि आपके डायजॉक्सिन ने रेगुलेट किया साइटोसोलिक कैल्शियम को, जो कि इसका फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई। अब कॉन्ट्रैक्शन होनी कैसे है बच्चों, यहाँ पे जनाबे वाला कैल्शियम अंदर है, भाई सेल के अंदर है, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम है। अब ये कैल्शियम ने कहीं जाके फ़िलहाल अपने आप को करना है स्टोर, फिर कहीं जाके इसने एक्शन करना है परफॉर्म। भाई ये जो कैल्शियम है दैट इज़ विद इन दिस सेल, ये चला जाएगा सेल के अंदर। आपको पता है जी ऑर्गेनल्स हैं, एक ऑर्गेनल का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एक्सेसिव कैल्शियम आ गई है मेरे पास, ये जो सेल के अंदर मेंटेन्ड कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास कैल्शियम की, जो कि बाहर नहीं गई,
ये कैल्शियम अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर हो जाएगा स्टोर। भाई कैसे स्टोर होगा, इसको कोई तो पकड़ेगा, कोई तो कैच करेगा। तो बच्चों आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हैं कैल्शियम बाइंडर्स, ये कैल्शियम बाइंडर्स जो क्या करेंगे, कैल्शियम को पकड़ेंगे, कैल्शियम को सीक्वेस्टर करेंगे और उठा के अपने अंदर ले जाएंगे। ठीक है, ये जो कैल्शियम बाइंडर्स दैट आर ऑन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन कैल्शियम बाइंडर्स को हम कहेंगे कैलस्क्वेस्टरीन। कैल फ्रॉम कैल्शियम, स्क्वेस्टरीन यानी कि ऐसी प्रोटीन जिसने कैल्शियम को सीक्वेस्टर कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। ठीक है, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, कैलस्क्वेस्टरीन ने कैल्शियम को पकड़ा, उठाया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले गया। डाइजॉक्सिन ने कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैलस्क्वेस्टरीन ने क्या किया, इस कैल्शियम को पकड़ा, उठाया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले गया। अब यहाँ पे जी कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है जी, अभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई। अब कंट्रैक्शन होनी कैसे है बच्चों, अब जी एक्शन पोटेंशियल आया। ये जो एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया था ना, एक्शन पोटेंशियल आया यानी कि इम्पल्स आई। सबसे पहला फेज़ कौन सा हुआ, फेज़ 0 हुआ, डीपोलराइजेशन का फेज़ हुआ। ठीक है जी, डीपोलराइजेशन हुई, फेज़ 0 में आ गए, सोडियम सेल के अंदर चला गया। करते कराते जी आप फेज़ नंबर 2 पे आ गए। फेज़ नंबर 2 में देखो जी क्या हो रहा था, फेज़ नंबर 2 वाज दी प्लेटो फेज़, जिसमें वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे थे, कैल्शियम सेल के अंदर जा रहा था। फेज़ नंबर 2 पे आ गए, कैल्शियम सेल के अंदर चला गया। अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये भी कैल्शियम आ गया। अच्छा, अब ये वाला जो कैल्शियम है डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा, इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कैसे करवाएगा, विद द हेल्प ऑफ दैट कैल्शियम जो आपने पहले से स्टोर करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रखी हुई थी। ठीक है, अब ये कैल्शियम आया, इस कैल्शियम ने स्टिमुलेट किया रिसेप्टर्स को, और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद हैं, दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको कैलस्क्वेस्ट्रीन मिल रही है प्लस रिसेप्टर्स मिल रहे हैं। रिसेप्टर्स का नाम क्या है, दैट आर रियानोडाइन रिसेप्टर्स, आर फॉर रे, वाई यहाँ पे रेयानोडाइन, रेयानोडाइन में आर भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, रेयानोडाइन। आर एस इज रिप्रेजेंटिंग आर, रिसेप्टर्स एस, रिसेप्टर्स के एंड पे जो एस आ रहा है उसको। ठीक है, सो यू हैव दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जी कैल्शियम बाइंडर्स पड़े हैं जिनका नाम कैलस्क्वेस्ट्रीन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बच्चों पड़े हुए हैं आपके रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का क्या नाम है, रेयानोडाइन रिसेप्टर्स। अच्छा, अब ये जब इम्पल्स आई, एक्शन पोटेंशियल आया, प्लेटो फेज तक पहुँचे, कैल्शियम अंदर आई, ये जो कैल्शियम है अब ये वाली जो एक्सटर्नल सोर्स से कैल्शियम आई है ये जाकर बाइंड कर जाएगी रेयानोडाइन रिसेप्टर्स पे। अच्छा जी, अब ये जो रेयानोडाइन रिसेप्टर्स हैं इन्होंने सिग्नल दिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे को कि चलो जी तुमने जो पहले से कैल्शियम स्टोर की हुई थी उस कैल्शियम को कर दो रिलीज़। क्लियर, अभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, अब जी कॉन्ट्रैक्शन होने जा रही है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, अपने फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाओ। अब जी क्या हुआ, ये जो कैल्शियम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से रिलीज़ हुई, ये कैल्शियम जाकर बाइंड कर जाएगी ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, और ये सारे एलिमेंट्स मिलके कॉन्ट्रैक्शन करवाते कैसे हैं।